चलिए, नमस्ते जी, आप सभी को बहुत बहुत ठीक है, सुप्रभात। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी साथियों का। ठीक है, बहुत तेजी के साथ आप सभी लोगों के कमेंट चल रहे हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का नाम लेना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जो भी साथी हैं जिनके भी मैं नाम ले पाऊं, ठीक है, ले लूंगा। ठीक है, और हमारे साथ हैं शिखा हैं, तनु हैं, हमारे साथ प्रिया हैं, देवनागर हैं, रोहित कुमार हैं, संध्या हैं, ध्रुव हैं, संतोष जी हैं, मनीषा हैं, राहुल हैं, अंशु जी हैं, आदित्य जी हैं, रूपल हैं, रितेश हैं, श्वेता हैं, राहुल कुमार, गोल्डी, किशन, सौरभ हैं। बहुत तेजी के साथ कमेंट चल रहे हैं। चलो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग संविधान सभा पर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो चुका था, संविधान सभा का गठन हो चुका था, और मैंने आपको बताया था, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाइयों को, कि गठन हुआ था इसका 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये 1946 की बात है, 6 दिसंबर की, और 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ। हाँ बिल्कुल, आप ठीक है किसी भी एग्जाम के लिए भैया, ठीक है, इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, 1940 को। ठीक है, लेकिन यहां पर एक फैक्ट आता है, और वो ये आता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो फ्रेंच पद्धति के आधार पर हुआ था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच पद्धति क्या थी? ठीक वैसी ही पद्धति जिन आधारों पर हमारी संविधान सभा को गठित किया गया था, वो पद्धति फ्रेंच पद्धति थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गठन हुआ, और वह फ्रेंच पद्धति के आधार पर हुआ। फ्रेंच पद्धति के आधार पर, जिस तरह से फ्रांस की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ठीक वैसे ही फ्रेंच पद्धति के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। यहां पर आप ध्यान देंगे, जो फर्स्ट सिटिंग हुई, जो पहली बैठक हुई, वह 9 दिसंबर को हुई। बहुत सारी नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगी वो चीज, ठीक है, जो आज के लेक्चर में आएगी। आज से पहले आपने अगर किताबों में भी पढ़ा होगा या किसी और टीचर से पढ़ा होगा, तो बहुत आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आपकी मैं ये सारी चीजें, ठीक है, पहले ठीक है सॉल्व आउट करूंगा, आपके सारे डाउट सॉल्व आउट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या है। तो पहली बैठक जो है, पहली बैठक वही 9 दिसंबर को हुई, 1946 को हुई। ठीक है, और ये बात क्लियर है, कंफर्म है कि भाई पहली बैठक में, ठीक है, केवल 211 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेट किया। कई जगह 208 है, कई जगह 207 है, लेकिन ये बात पुख्ता है बिल्कुल कि 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चे की गूगल पे भी लिखी हुई होती है ना, ठीक है, तो वो गूगल पे लिखने वाले भी, गूगल में उन चीजों को ऐड करने वाले भी हम ही लोग होते हैं, कोई और दूसरा नहीं होता जो उन चीजों को गूगल में ऐड करता है ना। तो इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी चली जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मिस इन्फॉर्मेशन गई हैं गूगल पे। तो 211 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक स्वाभाविक सा सवाल हमारे मन में आता है कि सर इतने कम सदस्य क्यों? मतलब 389 में से केवल 211 सदस्यों, इतने कम सदस्यों ने इसमें हिस्सा क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, कि जो पहली बैठक थी, इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो मंशा थी वो पहले दिन से ही क्लियर थी कि जैसे ही संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट होंगी, हम स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए, ठीक है, इसका बहिष्कार करेंगे, और इसकी कार्य प्रणाली में, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग में हम डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, हम होने ही नहीं देंगे संविधान सभा की बैठकों को। तो मजबूरन इन लोगों को हमारी बातें माननी ही पड़ेंगी। दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट्स के मुखिया थे, राजे महाराजे नवाब, ये भी वास्तव में, ठीक है, बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे इस संविधान सभा से, क्योंकि कोई भी राजा महाराजा नवाब नहीं चाहेगा कि वह लोकतंत्र का हिस्सा बने। ठीक है, देखो उस समय
ठीक है, जब हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो मैं आपको एक मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि संपूर्ण भारत के लगभग 40% हिस्से पर प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, मोटा मोटी अगर बात करें तो 500 प्लस से ज्यादा हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स मतलब देसी रियासतें थी। ठीक है, छोटी छोटी गढ़ी तो आपने भी अपने आसपास देखी होंगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे आप जिन भी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप पाएंगे वहां पर, ठीक है, अपने बुजुर्गों से जब आप वहां का इतिहास पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, ठीक है, यहाँ पर एक अमुक राजा हुआ करते थे, उन राजा साहब की ये कोठी या हवेली हुआ करती थी, ये उनका किला हुआ करता था, तो वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके मैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भारत में जो प्रमुख देसी रियासतें थी वो 500 प्लस थी। ऐसी स्थिति में देखो इनका इनका शासन चलता था मेरे भाई, इनके क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में रूल करते थे ये पूजते थे। ठीक है, अगर इनका काफिला निकल के जा रहा है, लोग जो है ना इनके काफिले को देखने के लिए, ठीक है, नतमस्तक हो जाते थे। ये हालत थी उस समय। तो अब ये अगर लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे तो इनको जनता के पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है ना परेशान थे कि बताओ यार, कल तक जो जनता हमारे सामने सर झुकाती थी, हमारे पैरों में पड़ती थी, आज हमें उनके सामने जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो ठीक है, एक बहुत अजीब सी व्यवस्था बनी हुई थी। आज भी मैं आपको बताता हूं कि जहां पर मैं रहता हूं, जिस हिस्से में, मेरे घर के पास में ही लगभग 1-1.5 किलोमीटर एक वदावर हाउस है। ठीक है, वहां के जो राजा हैं वो, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष के, ठीक है, एमएलए हैं, विधायक हैं, राजा रानी। तो आज भी जो है ना वो किसी के घर वगैरह में जाते हैं, ठीक है, किसी खुशी या किसी गम के अवसर पर, तो वो जाते हैं तो वो, ठीक है, बहुत ठीक है, संकोच करते हैं अभिवादन करने में, ठीक है, किसी बुजुर्ग को भी इवन, क्योंकि उनका मन गवाही नहीं देता। उनको पता है कि ठीक है, हमारे जो पुरखे थे उनके सामने जनता ने नाक रगड़ी थी। आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना? तो 389 में से केवल 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। कारण क्या था? नंबर फर्स्ट, मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बायकॉट किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार किया। सेकंड, अधिकांशतः देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल नहीं हुए। अधिकांशतः है प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कितने लोग आने थे देसी रियासतों से? बताएंगे एक बार कमेंट करके। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसमें हिस्सा नहीं लिया। नहीं लिया क्योंकि वो नहीं बनना चाहते थे द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि ये जो पहली बैठक थी, ठीक है, इस पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान सभा के सदस्यों के बीच में से चुने नहीं गए थे। लेकिन ये बात क्लियर है कि किसी भी बैठक के संचालन के लिए, उसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो किसी भी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष उन बैठकों की अध्यक्षता करे। तो इसलिए दोनों ही पद जरा जरूरी होता है। तो इसलिए अस्थाई, अस्थाई, लेकिन अस्थाई के साथ साथ भैया जी पहले भी थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अस्थाई थे, टेम्पोरेरी थे, लेकिन अस्थाई के साथ साथ ये पहले भी थे, ये फर्स्ट भी थे, अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अस्थाई तो अध्यक्ष बनाए गए सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो उस समय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वो अध्यक्ष बनाए गए, और उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, एक दूसरे सदस्य को। तो अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष बनाया गया इस पहली बैठक का फ्रैंक एंथोनी को। क्या क्लास में अभी तक आपको सारी चीजें याद हो रही हैं? फ्रैंक एंथोनी को, ठीक है। तो उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया और अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये था। लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, कि ये जो पहली बैठक थी, ठीक है, पहली बैठक का पूरा, ठीक है, प्रारूप आपने देखा कि इसमें 389 में से केवल 211 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई।
ठीक है, इसमें इतने कम सदस्यों के पीछे कारण क्या था? क्योंकि भाई मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग के जो ठीक है सदस्य थे वो तो इसमें आए ही नहीं। ठीक है, जो मुस्लिम लीग से आने थे, ठीक वो तो इसमें थे ही नहीं मुस्लिम लीग वाले। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस पहली बैठक को संबोधित नहीं किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बैठक की शुरुआत में ही जो बैठक का संबोधन वाला पार्ट है ये होता है, संबोधन का मतलब होता है आप कह सकते हैं कि संचालन। जैसे मान के चलिए कोई भी बैठक स्टार्ट हुई, तो कोई भी बैठक स्टार्ट हुई तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है, और संचालन करने के बाद वह धन्यवाद प्रकट करता है कि सभी लोग जो इस बैठक का हिस्सा बने हैं, और प्लस वो जो है ना कुछ और दो तीन बातें करता है। इसके बाद ठीक है फिर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को मंच पर बुलाया जाता है कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो तब तक जो है ना वो वहां पर काम करता है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आ जाते हैं मंच पर, तो फिर अध्यक्ष का काम होता है बैठक को आगे चलाना, बैठक को आगे ले जाना। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि पहली बैठक को संबोधित किसने किया था, देखिए इस बैठक को संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे जेवी कृपलानी। ध्यान रखेंगे आप। तो पहली बैठक को संबोधित किसने किया, अगर ये आपसे पूछा जाए पहली बैठक का संबोधन, तो वो किया था जेवी कृपलानी ने। जेवी कृपलानी ने, ठीक है। अब पहली बैठक तो हमें पता है कि 9 दिसंबर को ही अनडाउटेडली। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, अभी 11 दिसंबर को भी छोड़ना, आप 13 दिसंबर पे आना। 13 दिसंबर 1946, ये जो 13 दिसंबर 1946 वाली जो बैठक है, ये संविधान सभा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस 13 दिसंबर 1946 वाली बैठक में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। वह उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह का संविधान बनाएंगे, हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, वो संविधान कैसा होगा, उस संविधान में नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे, उस संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, उस संविधान में ये और वो, ठीक है, अमुक बहुत सारी बातें। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हमारा संविधान ऐसा होगा। अब उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, लेकिन ठीक है संविधान सभा के ऊपर निर्भर करता था कि संविधान सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार। अगर संविधान सभा को लगता है कि वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही, उद्देश्य प्रस्ताव में दी गई चीजों के आधार पर ही हमारे संविधान का गठन होना चाहिए, हमारे संविधान में उन बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स शामिल होने चाहिए जो उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू के द्वारा लिखे गए हैं, तो वह उनको स्वीकार कर लेगी अथवा अस्वीकार कर देगी। तो इसलिए संविधान सभा को लगा कि नहीं यार ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये हमारे संविधान का पार्ट होनी चाहिए, हमारे संविधान का हिस्सा होनी चाहिए। इसलिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ये कंफर्म किया। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे कि 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या क्या नहीं है, नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो इस बात को कंफर्म किया कि हाँ ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए आदर्श हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए उद्देश्य हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम संविधान का गठन करेंगे। जो हमारा संविधान बनेगा उसमें स्पष्ट दिखेंगे जो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में चीजों ठीक लिखी गई हैं। क्लियर है। अब इसको जो है ना यूपीपीसीएस ने, बाकी के अन्य आयोग ने इस बैठक को 5वीं बैठक माना है। अब देखो यहां पर इसको इन्होंने 5वीं बैठक माना है, 5वीं बैठक। अब जब ये प्रश्न आया कि ये 5वीं बैठक है 13 दिसंबर वाली, ठीक है, तो मेरा दिमाग ठनका। ठीक है, मैंने और फिर बहुत सारी प्रोसेसिंग देखी, ठीक है, वो रियल डॉक्यूमेंट देखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरनेट से निकाल के, तो मुझे पता चला कि भैया देखो ऐसा हुआ है। ठीक है, देखो मुझे पता चला कि भैया ऐसा हुआ है कि प्रथम बैठक जो है वह 9 दिसंबर को हुई है, 9 दिसंबर को। इस पहली बैठक में क्या क्या हुआ है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब उसके बाद जो है ना हर एक दिन ठीक है नई बैठक हुई है। सेकंड सिटिंग, बैठक को कहेंगे सिटिंग, सेकंड सिटिंग जो हुई है द्वितीय बैठक, वह ऑब्वियस सी बात है भैया जी वो कब हुई होगी, 10 दिसंबर 1946 को हुई होगी, 1946 को हुई होगी। इसके बाद जो थर्ड सिटिंग हुई होगी, तृतीय बैठक, वो कब हुई होगी, 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। इसके बाद जो फोर्थ सिटिंग हुई होगी, चतुर्थ बैठक, फोर्थ सिटिंग, वो कब हुई होगी, 12 दिसंबर 1946 को।
1946 को। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हर एक दिन एक नई बैठक हुई है, हर एक दिन एक नई बैठक हुई है। ठीक है, तभी तो पांचवी बैठक 13 दिसंबर को स्वीकार की गई है कि भाई पांचवी बैठक 13 दिसंबर को हुई है। यही तो रीजन है कि पांचवी बैठक 13 दिसंबर को हुई। ये बात समझ में आ रही है? एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। अब कई सारी किताबों ने भी यहां पर गलती की है, उन्होंने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को माना है, जबकि 11 दिसंबर वाली बैठक में कुछ ऐसा हुआ था जो हमें पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 9 और 10 दिसंबर वाली बैठक में कोई खास अंतर नहीं था, वही अध्यक्ष और वही उपाध्यक्ष बने रहे। लेकिन 9 और 10 दिसंबर वाली बैठक में जो 9 दिसंबर में थे, ठीक है, सबसे वरिष्ठ सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, वरिष्ठता के आधार पर सबसे बुजुर्ग आदमी था। ठीक है, इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन ये जो 11 दिसंबर वाली बैठक है, 11 दिसंबर वाली बैठक में डिसीजन लिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा। तो 11 दिसंबर वाली बैठक में क्या हुआ? संविधान सभा के सदस्यों के मध्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। ठीक है, आप आराम से पढ़िए। चुनाव किया गया, चुनाव किया गया। ठीक है, ये 11 दिसंबर वाली बैठक में हुआ कि 11 दिसंबर वाली बैठक में हमने ये डिसीजन लिया कि अब भैया टेम्पोरेरी से काम नहीं चलेगा, अब बकायदा एक परमानेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमको चुनना पड़ेगा। तो यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या हुए? इलेक्शन हुए। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच में से, संविधान सभा के सदस्यों ने अपने बीच में से इलेक्शन किया था। ठीक है, जब इस इलेक्शन का रिजल्ट आया तो अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के जो सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको चुना गया। राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष के पद पर, और उपाध्यक्ष के तौर पर हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और इसी बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने एक और प्रमुख काम किया कि उन्होंने एक बहुत बड़े कानूनों के व्याख्याकार, बहुत बड़े कानूनविद, जिनका नाम था वेनेगल नरसिंह राव, VN राव साहब, उनको संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया कि आप संवैधानिक सलाहकार हैं, आपकी देखरेख में संविधान का निर्माण होगा, आप समय समय पर यह जानकारी देंगे कि संविधान में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। आप समय समय पर इस बात की जानकारी देंगे कि संविधान में कौन कौन से एलिमेंट्स को, कौन कौन से तत्वों को रखा जाना चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहीं पर यह हुआ कि हमने एक संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को भी अपॉइंट किया। संवैधानिक सलाहकार को अपॉइंट किया जिनका नाम था VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। ये बात आ रही है ना समझ में? वेनेगल नरसिंह राव। तो उम्मीद करता हूं भाई ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। तो पांचवी बैठक का कॉन्सेप्ट ये है कि 13 दिसंबर 1946 वाली बैठक को, ठीक है, पांचवी बैठक माना गया है लिटरली। अब जब पांचवी बैठक माना गया है तो भाई ये पांचवी बैठक हुई कैसे, मुझे एक बात बताओ। तो ये पांचवी बैठक कैसे हुई? ये इसलिए पांचवी बैठक हुई कि लगातार हर दिन एक नई बैठक हुई है, लगातार हर दिन एक नई बैठक हुई है, इसलिए पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 वाली है। बस इस बैठक में एक ही प्रमुख बात है, और इस बैठक की जो सबसे प्रमुख बात है ये है, पांचवी बैठक की प्रमुख बात जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। सभा के समक्ष ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी को कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया। देखिए 13 दिसंबर 1946 को ये पांचवी बैठक है। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो अब संविधान सभा ने, ठीक है, बाकायदा इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार किया,
और अच्छा खासा विचार किया संविधान सभा ने बच्चे इस उद्देश्य प्रस्ताव पर। कितना समय लिया आप देख सकते हैं, 13 दिसंबर और 22 जनवरी, मतलब 1 महीने से ऊपर का समय लिया। संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। भाई जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जैसे ही इसको स्वीकार किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो एक बात पता चल गई कि हमारी संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे हुए आदर्श एवं उद्देश्यों के अनुसार ही संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वह उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित आदर्शों एवं उद्देश्यों के अनुरूप ही संविधान का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, सभी लोगों को, कि जैसे बच्चे यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम होती है, और वो ये होती है कि सर एक बात बताइएगा आप, कि आप मोस्टली चीजें हिंदी में लिखाते हैं, तो हम इसको, ठीक है, अंग्रेजी में कैसे। तो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी टेक्निकल टर्म आएगा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने इसे अंग्रेजी में बताया, बाकी का ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्रांसलेट करके लिखूं, या तो फिर मैं इसके लिए पीडीएफ लेकर आऊं, बात समझ में आ रही है, या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा समय हो आपके कोर्स के लिए, अगर मुझे 5-6 महीने का समय मिलेगा तो मैं दोनों ही भाषाओं में लिखाता हुआ चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए डाउट ग्रुप है, अगर कोई भी टेक्निकल टर्म इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट ग्रुप में टेलीग्राम पे, आपको पता है कि मैं वहां पर एक्टिव रहता हूं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे टर्म को आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने आप से पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेते हो। चलो क्लियर है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित आदर्श एवं उद्देश्यों के अनुरूप ही संविधान का निर्माण करेगी। 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने माना कि हाँ ठीक है, सही बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा गया था, ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें क्या क्या लिखा था। मैं आपको एक बात बताऊं, सच बात है, नेहरू जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, जितना मैंने नेहरू जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, नेहरू जी क्रेडिट लेने में बहुत आगे थे। नेहरू जी, ठीक है, वर्तमान में हमारे देश के, ठीक है, प्रधानमंत्री के जैसे थे। जहां पर भी उनको लगता था कि यहां पर क्रेडिट लिया जा सकता है, वहां पर वो क्रेडिट लेते थे। और जब शुरुआत में व्यक्ति क्रेडिट लेता है ना, क्रेडिट लेके वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है जनता की नजरों में, ठीक है, तो फिर उसके बाद वह जनता को दिखाने के लिए क्या करता है कि अपना क्रेडिट दूसरों को देने लगता है, जिससे कि जनता में ये मैसेज जाए कि देखिए भैया, ठीक है, ये कैसा आदमी है, ठीक है, दूसरों को क्रेडिट दे रहा है जबकि इसके पीछे वास्तविक व्यक्ति यही है, और वो महान बन जाता है। देखिए, ठीक है, इसी तरह की परिपाटी पे नेहरू जी चले। उद्देश्य प्रस्ताव को कोई भी प्रस्तुत कर सकता था, ये बात हकीकत है, लेकिन नेहरू जी आगे बढ़कर आए क्योंकि नेहरू को पता था कि हमारा संविधान बनेगा वैसे भी, ठीक है, इन्हीं आदर्श और उद्देश्यों के साथ। ठीक है, क्यों ना, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई ऐसा बनाओ, वो ऑलरेडी वैसा ही बनाएगी, ऑलरेडी वैसा ही बनाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी, ठीक है, क्रेडिट जो लेना, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, इसमें क्या क्या बात कही गई थी, तो सबसे पहले इसमें बोला गया था कि जो हमारा संविधान बनेगा, हमारे संविधान में नागरिकों को विचार मींस, ठीक है, बिलीफ एंड थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी भारतीय नागरिकों को, मतलब कुछ मौलिक अधिकार, ठीक है, और वो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो तो फंडामेंटल राइट में वैसे भी है, डीपीएसपी में भी बोला गया है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय।
ठीक है, डीपीएस में इस बात को बोला है। फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता के बारे में बात कही है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये बात कही है। इसके बाद इन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, वो आपको भी पता है कि बहुत बड़े हिस्से के, बहुत बड़े हिस्से पर और बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम थे वो एक पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। देश में भी ऐसी स्थिति है कि सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए हैं। लिटरली मैं आपको ये बताऊं कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को, ठीक है, सीधी आंखों से देख नहीं रहे, क्योंकि राजनेताओं ने इतना जहर घोल दिया है, स्पेशली मुस्लिम लीग ने। ये हकीकत बात है, मुस्लिम लीग ने केवल अपनी महत्वाकांक्षा को बरकरार रखते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, ठीक है, उन्होंने पूरे देश को, ठीक है, डुबो दिया। और इसमें कांग्रेस ने भी कोई बहुत ज्यादा कसर नहीं छोड़ी। अगर एक बात बताइए कि कई मामलों में महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, कई मामलों में स्पेशली, ठीक है, जब आपका ये अगस्त घोषणा हुई थी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, एक अगस्त घोषणा हुई थी। ये अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त घोषणा अलग है, प्रस्ताव अलग है, घोषणा अलग है। तो ठीक है, वो एक्चुअली मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और उसने भारत में एक सांप्रदायिक पंचांग, ठीक है, एक वो एक प्रस्ताव लेकर आया था भारत के संदर्भ में। और सांप्रदायिक पंचांग में क्या था कि दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन देने की बात कही गई। मतलब दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए, एक अलग धर्म स्वीकार करते हुए उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन को शुरुआत करने की प्रयास किया गया। जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी इस समय, ठीक है, पूना में थे, ठीक है, पूना की यरवदा जेल में थे। और ठीक है, वो इसके अगेंस्ट आमरण अनशन पर बैठ गए कि मैं इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा कि जब दलितों को सवर्ण हिंदुओं से अलग किया जाएगा। ठीक है, उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन कैसे हो सकता है? ठीक है, वो तो हरिजन, उन्होंने तब उनको हरिजन नाम दिया था। ठीक है, जब गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था तब हरिजन नाम दिया, अपनी पत्रिका का नाम बदलकर उन्होंने हरिजन कर दिया। ये बात समझ रहा कि वो हरि के जन है। और वो आमरण अनशन पर बैठ गए, परिणाम स्वरूप अंबेडकर जी आए। अंबेडकर उन समय जो है ना सबसे बड़े नेता थे दलितों के। अंबेडकर से वो मिलते हैं, ठीक है, गांधी, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों आपस में एक दूसरे से, ठीक है, बातचीत करते हैं और इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करके अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित किए जाने की बात की जाती है। और वो सीटें उनको सांप्रदायिक निर्वाचन से मिलने वाली सीटों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। फिर ये प्रस्ताव अंग्रेजों के पास भेजा जाता है। अंग्रेज कहते हैं कि हम इसे संसद में भेजेंगे और अगर संसद की स्वीकृति आती है तो हम इसे फॉलो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अंग्रेज, ठीक है, देखो बहुत बड़ा, ठीक है, भारतीय समाज में एक खाई पैदा करना, ठीक है, चाह रहे थे। बिल्कुल उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके थे। वो तो शुक्र बनाओ, ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और प्लस गांधी वहां पर आमरण अनशन में बैठ के गांधी ने बिल्कुल नहीं चलने दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो गांधी पाकिस्तान की मांग को लेकर क्यों नहीं बैठे आमरण अनशन पर? वो बैठ जाते आमरण अनशन पे, मैं मर जाऊंगा, मेरी चिता के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा। भाई साहब, उस समय गांधी की बात सब लोग मानते थे। उस समय गांधी कुछ ऐसे थे कि आप ये मान के चलिए कि गांधी ने अगर कुछ बोल दिया ना तो वो एक आदर्श वाक्य बन जाता था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो एक आदर्श वाक्य बन जाता था, उन्हें कुछ भी बोलती, ये लोकप्रियता थी महात्मा गांधी की। बैठ जाती आमरण अनशन, नहीं बनता पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने, ठीक है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ बेसिकली बच्चे, तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जाना है। लेकिन चलो ठीक है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, एक को भारत का प्रधानमंत्री बनना था, दूसरे को पाकिस्तान का। ठीक है, और इन्होंने, ठीक, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, ठीक है, इतने लोगों का बच्चे सत्यानाश किया है, उनके परिवारों का, कि इन लोगों को वास्तव में कभी दुआ नहीं लगेगी। मैं इसके पीछे रीजन बता रहा हूं। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में जो रहने वाले हिंदू थे वो इंडिया आए और इंडिया में रहने वाले बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए। तो बेटा जो ट्रेन, एक, ठीक है, कई सारी ट्रेन चलती थी, लाहौर कराची से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर कराची, इस तरह से उसमें। तो पता है उन ट्रेनों में जब वो ट्रेनें स्टेशन पे रुकती थी तो आदमी नहीं उतरते थे उसमें। उसमें उन ट्रेनों में बदबू आ रखी होती थी, उनमें, ठीक, लाशें होती थी। इतने बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे होते थे कि जब ये ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से गुजर रही होती थी तो मुस्लिम हिंदुओं पर, हिंदू मुस्लिमों पर, ठीक है, दोनों पर आक्रमण करते थे। खूब अच्छे मारकाट होती थी। आपने गदर मूवी में देखा भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो सीन उसमें बहुत कम दिखाया है। अगर असली में आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, केवल, ठीक है, चंद नेताओं के कारण ऐसा हुआ, मरा कौन? आम जनता। आज भी यही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आपको समझना है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें लिखी हुई थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में वही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, और बोला कि हमारी संविधान सभा जो है ना एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय होगी।
ठीक है, हम ठीक है अपने आदर्श एवं उद्देश्यों के आधार पर संविधान का गठन करेंगे। हमारी संविधान सभा में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू ने 1938 में स्टेटमेंट दिया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनेगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। दम था, ठीक है, अगर दम था तो नहीं मानते कैबिनेट मिशन की बातों को, ठीक है ना। और ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर तुम संविधान सभा का गठन करते नहीं कर पाए, ठीक है। तो कहने में ठीक है यही है, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। चलिए, तो मैं उद्देश्य प्रस्ताव को लिखता हूं यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन मेरे यहां पर समझाने की जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो ये है कि आप सारी चीजों को साथ साथ पढ़ते हुए चले जाएं और सारी चीजों को साथ साथ समझते हुए चले जाएं, और एक कोशिश करें कि वो ये कि क्लास की क्लास में ही मुझे याद हो जाए। अगर मैं उद्देश्य प्रस्ताव में 4 पॉइंट लिखाऊंगा तो आपको क्लास की क्लास में याद हो जाए, ठीक है। संविधान सभा, पहला पॉइंट ये है, संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय होगी। निकाय होगी, ठीक है, इसको कहेंगे सॉवरेन बॉडी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि एक ऐसा संस्था, जैसे मैंने कहा कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हैं, या आप एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था हैं, या फिर आप एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, तो मतलब कहने का आशय ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था अथवा ऐसा राज्य या ऐसा देश जो अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्र क्षमता रखता हो, जो किसी के दबाव में आकर निर्णय ना लेता हो, उसको हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता कहते हैं, सॉवरेनिटी उसको कहते हैं। तो संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय होगा, निकाय होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंग्लैंड की कुछ भी बात नहीं मानने वाले अपने संविधान के निर्माण में, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भारत के नागरिकों को भारत के नागरिकों को नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ठीक है, इसको कहेंगे थॉट, इसको कहेंगे एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ, धर्म, रिलीजन, उपासना, वर्शिप। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, भारत के सभी नागरिकों को सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यकों को मनाना बड़ा जरूरी था बच्चे, जिससे कि उनमें यह विश्वास पैदा किया जा सके कि भारत आपका भी देश है, ठीक है, स्पेशली मुस्लिम्स को, क्योंकि जिस तरह से, ठीक है, आगे पार्टीशन होगा, ठीक है, अभी तक तो पार्टीशन के बारे में बेटा कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, इसलिए कि पाकिस्तान मतलब मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की मांग ना करें, ठीक है, हमारे इस देश में मुसलमानों को, ठीक है, संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, हिंदुओं के बराबर अधिकार दिए जाएंगे, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उनको कोई अलग देश में नहीं जाना है या अलग देश बनाने की मांग नहीं करनी, तो इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी एवं उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी।
गारंटी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो यही मोटे मोटे प्रावधान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे, उद्देश्य प्रस्ताव में थे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जी। यही मोटे मोटे प्रावधान जो थे वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मींस उद्देश्य प्रस्ताव में थे। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है, जिसको संविधान सभा ने, ठीक है, 22 जनवरी को स्वीकार किया। ठीक है, जिसको संविधान सभा ने 22, मैंने लिखा है ना, कहीं लिखा है बच्चे मैंने उद्देश्य प्रस्ताव? नहीं लिखा। तो जिसको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो मुझे याद है कि मैंने लिखा है यार कहीं पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। हाँ, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया संविधान सभा ने। ठीक है, ये था उद्देश्य प्रस्ताव। अब आप अपने संविधान की जब प्रस्तावना को देखेंगे, प्रियम्बल को, तो संविधान की प्रस्तावना को देखने के बाद आप पाएंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा है बहुत हद तक ऐसी ही है ना। तो मतलब हमारी प्रस्तावना पर अगर सर्वाधिक प्रभाव किसी का पड़ा है तो वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पड़ा है। इसलिए पता है, प्रस्तावना के लिए हिंदी में हमने प्रस्तावना शब्द का प्रयोग ना करके उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया है, उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने बताई, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई, ठीक है, प्रमुख बातें थी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई प्रमुख बातें थी। ये बात सभी को समझ में आई? यहां तक किसी भी साथी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल भी, और होना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर हम चीजों को समझते हैं। मेरी बात बहुत अच्छे से आप लोग समझना। ठीक है, पहली बैठक होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जो भी प्रमुख प्रमुख बातें हुई वो सारी बातें हमने यहाँ पर, ठीक है, समझ लें। ठीक है, संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाही अब लगातार आगे चलती रहेगी। ठीक है, ये चलता रहेगा बच्चे। ठीक है, बैठकों में नए सदस्य जुड़ते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे संविधान सभा की कार्यप्रणाली आगे बढ़ी, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दूसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों को लगा कि भाई बहिष्कार करने से कुछ फायदा नहीं है, शामिल हो जाओ, शामिल होने के बाद पाकिस्तान की मांग को उठाओ। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि संविधान की फंक्शनिंग कार्यप्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ी, कार्यप्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसमें इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लेना शुरू कर दिया। भाग लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे संविधान की कार्यप्रणाली आगे बढ़ी, तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया, चल रही है बैठकें। अब भैया जब बैठकें चल रही हैं, तो संविधान जो है ना, देखो संविधान बहुत बड़ा है। ठीक है, संविधान में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप जानते हैं 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई। ठीक है, और अलग अलग बहुत सारे प्रावधान हैं। 22 भागों में हर एक भाग के अलग अलग प्रावधान इस तरह से। तो हमें कुछ समितियां बनानी थी, जिन समितियों के आधार पर हमको संविधान निर्माण का कार्य करना था। ठीक वैसे ही, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्तमान में, ठीक है, सरकार चलाने के लिए बहुत सारे मंत्रालय या विभाग होते हैं, ठीक वैसे ही, है ना। तो वैसे ही क्या बने, संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु और संविधान के विभिन्न विभिन्न, ठीक है, अलग अलग जो संविधान के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन पर काम करने के लिए समितियां बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे संविधान सभा में कमेटियां, संविधान सभा में समितियां। ठीक है, कमिटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
समझना। ठीक है, संविधान सभा में विभिन्न समितियां क्यों बनी? संविधान सभा में विभिन्न समितियां संविधान के अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक है ना, संविधान के अलग अलग कार्यों को करने के लिए। अभी तो संविधान सभा में समितियां बनी, इनको हम दो भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक होती है बड़ी समितियां। बड़ी समितियों का देखो मतलब केवल इतना सा है, ठीक है, कि महत्व की समितियां हैं, मतलब इन्होंने संविधान के महत्व के कार्यों को किया है। ठीक है ना, ये जो समितियां हैं, दीज कमिटीज एग्जीक्यूटेड द इंपोर्टेंस वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन समितियों ने संविधान के महत्व के कामों को किया है। दूसरी समितियां छोटी समितियां। देखो छोटी समितियां का मतलब ये होता है कि इन समितियों ने बच्चे ज्यादा महत्व के कामों को नहीं किया, इसलिए छोटी समितियां हैं। तो ये संविधान सभा में ही इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था इन समितियों का। ये मैं नहीं कर रहा, या कोई राइटर या कोई बुक नहीं कर रही, ये बात ध्यान रखना। ये संविधान सभा में ही किया गया था कि महत्व की समितियां होंगी और ये कम महत्व की समितियां होंगी। मेरे हिसाब से ऐसा क्लासिफिकेशन मुझे अच्छा नहीं लगता जितना संविधान मैंने पढ़ा। आप कहेंगे साहब आप संविधान निर्माताओं से ज्यादा बड़े हो गए, ऊपर हो गए। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, असली फसाद की पता है जड़ क्या है? जब हम कंपैरिजन करते हैं, असली फसाद की जड़ ये है। जैसे पड़ोसी का बच्चा एग्जाम में पास हो गया, अब पड़ोसी का बच्चा एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, वो बेशक चाहे आपसे ज्यादा होशियार नहीं था, उसने आपसे ज्यादा मेहनत नहीं की, लक फैक्टर हो सकता है भैया, काम कर गया, वो पास हो गया। फिर जो आपके पिताजी ताने मारते हैं कि देखो शर्मा जी के लड़के को देखो, ठीक है, एक तू है जो पूरे दिन मटर गश्ती करता रहता है, जबकि तुमको भी पता है कि शर्मा जी का लड़का, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, या फिर पढ़ता था तो मेरे बराबर होशियार नहीं था। मॉक में मेरे हमेशा ज्यादा अच्छे नंबर आते थे, वो तो दिन भर फोन पे ही लगा रहता था, लेकिन लक है कई बार ऐसा हो जाता है। तो कंपैरिजन बहुत गलत चीज होती है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बड़ी और छोटी समितियों को पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा भैया? क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, ठीक है, पूछे जाते हैं, स्पेशली बड़ी समितियों से पूछे जाते हैं। बड़ी समितियों की संख्या 8 थी, ठीक है, 8 थी, और छोटी समितियों की संख्या 15 थी। लेकिन ना तो मैं बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर 8 बड़ी समितियां तो पढ़ाऊंगा सारी की सारी, लेकिन ये जो 15 छोटी समितियां हैं इनमें से मैं 10 या 11 समिति ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, वही महत्व की है, बाकी के आपको नहीं पढ़नी। तो टोटल इनके माध्यम से संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों को, ठीक है, संपादित किया। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई संविधान सभा में समितियों का कार्य क्या था, ठीक है, आखिर संविधान सभा में समितियां क्यों फॉर्म हुई, मान के चलिए स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे भैया संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सभा में अलग अलग कार्यों को, मैंने लिख दिया क्या ये? नहीं लिखा। तो संविधान सभा में, ठीक है, अलग अलग कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए, अलग अलग कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। डिफरेंट कमिटीज फॉर्म्ड बाई, विभिन्न समितियों का गठन किया गया। गठन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना है कि भाई ये इनका कार्य था। संविधान सभा में अलग अलग कार्यों को करने के लिए ये समितियां बनी थी, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, आप पूछना चाहेंगे कि सर बड़ी समितियां कौन सी थी, छोटी समितियां कौन सी थी? तो देखो मैं बड़ी समितियों और छोटी समितियों को कुछ इस तरह से पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाने का एक अलग स्टाइल है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे भाई जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक है। देखो जवाहरलाल नेहरू, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से कम योग्यता वाले व्यक्ति थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हमारे देश में, ठीक है, तवज्जो इनको ज्यादा मिली, नेहरू जी को, ठीक है। गांधी जी गुस्सा हो गए, ठीक है, इस बात पर कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उस अंतरिम सरकार का हेड कौन बनेगा, उस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा, ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, ठीक है, चुना था। उन्होंने कहा था कि सरदार साहब बनने चाहिए क्योंकि सरदार साहब देश के भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो वहीं गांधी ने सरदार को कुछ इस तरह से समझाया। गांधी जी बोलते हैं कि देख नेहरू बुरा मान जाएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कैमरे भी बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड है ये बात।
और इसलिए कई बार पता है पीछे हटना पड़ता है। लेकिन नेहरू जी की एक खास बात थी, नेहरू वाक्पटु बहुत थे, ठीक है, बातों को बहुत अच्छे से करना जानते थे। और नेहरू विदेश नीति के भी बहुत अच्छे जानकार थे। देखो जो व्यक्ति बहुत अच्छे से बातों को करना जानता है ना, वो कूटनीतिज्ञ होगा, जो बात बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। तो ये नेहरू जी के बारे में खास बात थी। कुल मिलाकर नेहरू जी जो है ना, ठीक है, 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, बड़ी समितियों में नेहरू जी को 3 बड़ी समितियों की कमान मिली। नेहरू जी 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। और नेहरू जी जिन 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे, वह 3 समिति कौन कौन सी हैं यहां पर देखेंगे। एक है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं संघ संविधान समिति। संविधान समिति। दूसरा है यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ठीक है। और जो तीसरी समिति है वो है देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए, ठीक है ना। तो देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए मतलब स्पेशल कमेटी टू डायलॉग विद प्रिंसली स्टेट्स, स्पेशल कमेटी ऑन डायलॉग विद प्रिंसली स्टेट्स। तो देशी रियासतों से वार्ता करने संबंधी समिति, देशी रियासतों से वार्ता हेतु समिति। आप कहेंगे सर देशी रियासतों से वार्ता तो पटेल साहब ने की है, सरदार साहब ने की है, ठीक है, उन्होंने ही, ठीक है, भारत का एकीकरण किया, अधिकांश देशी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य पटेल साहब ने किया है। तो पहले यही साहब बने थे देशी रियासतों से बात करने के लिए, ठीक है। फिर जब इन पर, ठीक है, चीजें नहीं संभली या फिर इन पर बर्डन ज्यादा था ठीक है, तो एक रियासती मंत्रालय, ठीक है ना, एक स्टेट मिनिस्ट्री गठित की गई और उसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, ठीक है। लेकिन देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति के अध्यक्ष यही थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप गलत मत करना, आप पटेल साहब मत लगाए हैं ना, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे यही काम करेंगे कि वो पटेल साहब लगाए आएंगे और यहाँ पर वो गलत हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू इन 3 समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति, संघ समिति समिति और देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। संघ संविधान, संघ शक्ति, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। अब आएंगे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद जी। बहुत हम्बल व्यक्ति, बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत शानदार नेतृत्व और पूरी तरह से गांधीवादी। ठीक, गांधी जी का जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहयोगी के रूप में मिले थे। ठीक है, ये इतिहास है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया। अब जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, 2 प्रमुख समितियों का संचालन कर रहे थे बड़ी समितियों में, बड़ी समितियों में 2 प्रमुख समितियों का, ये ध्यान रखना। और दोनों ही समितियां ऐसी हैं क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो वो क्या करेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं तो संचालन करेंगे संविधान सभा का। अरे बोलिए, करेंगे कि नहीं यार, मैं आपसे पूछता हूं। संचालन समिति वो संचालन करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन कमेटी, संचालन समिति, वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वह संचालन करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, ठीक है, संविधान सभा कैसे चले, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं तो संचालन तो करेंगे, लेकिन संचालन किन नियम और कानूनों के तहत होगा, कौन कौन से प्रोसीजर एंड कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा संविधान को, ठीक है, आगे चलाने में, संविधान को, ठीक है, बढ़ाने में, संविधान का निर्माण करने में। तो इसलिए दूसरी जो है वह नियम प्रक्रिया समिति है, प्रोसीजर कमेटी, नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति, ठीक है। तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे, 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे, 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे, एक संचालन समिति और दूसरी नियम प्रक्रिया समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, ये इस तरफ बड़ी समिति। लेकिन राजेंद्र प्रसाद छोटी समितियों के भी अध्यक्ष थे, जैसे, ठीक है ना, राष्ट्रीय ध्वज हेतु एडहॉक कमेटी बनी थी, एडहॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग, ये छोटी समितियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ये छोटी समिति है, मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इस तरह से आपको समझना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति है ये छोटी समिति है।
ठीक है ना, ये छोटी समती है। राष्ट्र ध्वज हेतु जो तदर समती है, ये कैसी समती है? राष्ट्र ध्वज हेतु तदर समती है, छोटी समती है, ये भैया बड़ी समती नहीं है। एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, दूसरी छोटी समती है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए स्टाफ कमेटी। भाई वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के तौर पर स्टाफ को भी तो वही मैनेज करेंगे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते स्टाफ को भी तो वही मैनेज करेंगे। तो ये जो दोनों समितियां हैं, ये छोटी समितियां हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने इन दोनों छोटी समितियों के अध्यक्ष, चूंकि वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया स्टाफ कमेटी एंड, ठीक है, राष्ट्र एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर समिति। ठीक है, तो यहां पर हमने कितनी बड़ी समितियां देख ली? 3 और 2 5। ठीक है, 5 बड़ी समितियां हमने देख ली। अब यहां पर आएंगे हम, ठीक है, सरदार पटेल साहब पर। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या बात है, सरदार पटेल साहब। सरदार पटेल साहब 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष हैं। सरदार पटेल साहब भी 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष हैं। एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक प्रांतीय संविधान समिति है, और दूसरी है कंसल्टेशन कमेटी, परामर्शदाता समिति। कंसल्टेशन कमेटी, परामर्शदाता समिति। अब ये परामर्शदाता समिति जो है, इसकी खास बात है वो क्या है कि इसके अंतर्गत भी सब कमेटियां हैं। इसके अंतर्गत भी कई छोटी छोटी कमेटियां हैं जो परामर्शदाता समिति है, इसके अंतर्गत भी सब कमेटीज मिलेंगी, छोटी छोटी समिति मिलेंगी। अच्छा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी छोटी समिति मिलेंगी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब कमेटीज मिलेंगी, ये बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी लोग तो प्लीज यहां पर आएंगे और समझेंगे। इसके अंतर्गत मिलेगी एक सब कमेटीज ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति, सब कमेटीज ऑन फंडामेंटल राइट, उपसमिति। दूसरी अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति, ठीक है ना, सब कमेटीज ऑन माइनॉरिटीज। तीसरी मिलेगी पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए, पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए सब कमेटीज उपसमिति, असम को छोड़कर। इसमें असम शामिल नहीं है क्योंकि असम एक स्वायत्त राज्य है, ठीक है, असम एक अलग स्वतंत्र बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए असम को छोड़कर। अगली मिलेगी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के लिए, पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के लिए, पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के लिए उपसमिति, सब कमिटीज ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट मिलेगी पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए, छोड़े गए प्रांतों के लिए, छोड़े गए प्रांतों के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो मैं अपना खुद एक, ठीक है ना, जो मेरा कमजोर वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ। कमजोर वर्जन ये है कि मैं, जैसे आप देखेंगे कि मैं कोई नोट्स वगैरह लेकर नहीं आता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो, कोई नोट्स वगैरह नहीं है कहीं पर भी, तो मैं कोई नोट्स वगैरह लेकर नहीं आता। ये मेरे एक कमजोर वर्जन है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि डेट वगैरह में, डेट मेरी कमजोर है, ठीक है, डेट वगैरह में मुझसे कभी कोई मिस्टेक, जैसे 21 जून 22 जून, ऐसी 21 जनवरी 22 जनवरी में थोड़ा सा है ना, मेरा डेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, मेरे दिमाग में इस तरह से। तो डेट में अगर कभी आपको कोई भी जैसे दिक्कत हो, मैंने कोई डेट बोली और आपको लगे, तो आप तुरंत कमेंट कर देना। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर कंटिन्यूसली, मैं जवाब नहीं दे रहा, अभी दूंगा मैं आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कि सर ये है, मुझे
कई बार हो सकता है कि मैंने ठीक गलत, जैसे एक डेट गलत हो गई, ठीक है, मुझसे, और वह डेट कौन सी थी बच्चे, ठीक है ना, बेबिल प्लान वाली, ठीक है ना, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे आपके मैसेजेस देखे थे, और टेलीग्राम पे जब मैंने आपके मैसेजेस देखे कि सर मैंने 2 लेक्चर्स में, ठीक है, एक में मैंने 14 जून बताई है और एक में मैंने 4 जून बताई है जी, ठीक है, 4 जून बताई है। तो ये ठीक कई बार क्या हो जाता है बच्चे कि कई बार ये गलती हो जाती है हमसे जी, ठीक है, तो कई बार ये हमसे गलती हो जाती है, मैंने वो देखे। तो बेटा वो 14 जून है, वो 14 जून है, सब लोग ठीक है, चार को, चार जहां पे भी आपने लिखा है एक आगे लगा देना, 14 जून कर लेना, ठीक है, क्लियर है, उसमें 14 जून कर लेना। तो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए, तो ये हो गए भैया, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब इस परामर्शदाता समिति के अंतर्गत 5, ठीक है, छोटी छोटी समितियां हैं, 5 छोटी छोटी समितियां हैं इसके अंतर्गत। तो मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति के जो अध्यक्ष हैं वह जीवी कृपलानी है, जीवी कृपलानी है। अल्पसंख्यकों के लिए जो बच्चे उपसमिति है, अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति के जो अध्यक्ष हैं वो एच.सी. मुखर्जी हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, साथ के साथ याद करो आप, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं। पूर्वोत्तर प्रांत के लिए जो है वह गोपीनाथ बारदोलोई हैं। अब आपको पता है गोपीनाथ बारदोलोई कहां पर आए थे, बारदोलोई जो मैंने 1937 के चुनाव बताए थे, प्रांतीय चुनाव, 1937 के प्रांतीय चुनावों में असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई थे कि नहीं, याद करो आप, ठीक है, आए थे कि नहीं, जी हाँ। ऐसी पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांतों के लिए है ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, जो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत हैं। तो बेसिकली ये 2 समितियों के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल साहब, लेकिन ठीक है 5 समितियां इस परामर्शदाता समिति के अंतर्गत आती हैं जो कि सब कमेटीज के अंतर्गत शामिल हैं। जी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आज हमने इतना पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, समय थोड़ा सा कम रहता है पॉलिटी की क्लास के लिए मेरे हिसाब से। जो पहले हमारी विनायक 2.0 बैच में क्लास हुई थी उसमें हमें 1.5 घंटा मिलता था पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए ज्यादा समय होना चाहिए, स्पेशली अगर आप, ठीक है, तो मैं पॉलिटी को बिल्कुल गणित की तरह पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है, कोई कंजूसी में नहीं करता इसमें पॉलिटी में, ठीक है। तो ये संविधान सभा है, ठीक है, इसके बारे में हमने गठन देखा फ्रेंच पद्धति के आधार पर, हमने पहली बैठक को देखा, हमने देखा कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है, 211 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कारण मैंने आपको बता दिए थे, अस्थायी एवं प्रथम, ठीक है, ये अस्थायी एवं प्रथम दोनों है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर जो 11 दिसंबर वाली बैठक हुई है, 11 दिसंबर वाली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये स्थायी एवं द्वितीय होंगे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, और ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों स्थायी हैं, स्थायी हैं, लेकिन कैसे हैं, सेकंड है भैया, सेकेंडरी है, द्वितीय है, क्योंकि कोई इनसे पहले और बन चुका है, कोई इनसे पहले और बन चुका है, बेशक वो 2 बैठकों के लिए बना लेकिन बन तो चुका है ना, बेशक वह 2 बैठकों के लिए बना, ठीक है, बन तो चुका है ना। चलिए ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार किया ये हमने देखा कि संविधान सभा ने कब इसको अडॉप्ट किया, फिर हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की क्या क्या बातें थी, ठीक है। संविधान की कार्यप्रणाली जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इसमें प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पार्टिसिपेट शुरू किया। अब हमने समितियां देखी, बड़ी समितियां देखी और हमने छोटी समितियां देखी, ठीक है ना। अब जब बड़ी और छोटी समितियां देखी तो हमने यहाँ पर बस स्पेशली हमने यहाँ पर ऐसे देखा कि नेहरू जी 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बड़ी समितियों के, 2 छोटी समितियों के अध्यक्ष हैं, इस तरह से हमने देखा, और सरदार पटेल साहब 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष हैं। अभी तक देखा जाए तो 7 समितियां हो गई, केवल एक बड़ी समिति आपकी बची हुई है जो कि सबसे महत्व की समिति है, जिसके अध्यक्ष
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वह ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बहुत बाद में बनी है, 29 अगस्त 1947 को बनी है और बड़ी मजबूरी में बनी है, क्योंकि सबसे पहले बी.एन. राव को, जी, सबसे पहले बी.एन. राव को ये सौंपा गया था मेरे प्यारे बच्चे कार्यभार कि बी.एन. राव जो है वो करेंगे संविधान का ड्राफ्ट तैयार। लेकिन बी.एन. राव साहब बड़े अकेले पढ़ रहे थे, या फिर ठीक है उनके अधिकार क्षेत्र से आप कह सकते हैं बाहर था, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन तो फिर ठीक है शामिल किया गया। ठीक है, ओके, क्लियर है जी। हाँ, बस हिंदी की क्लास आपकी, ठीक है, मैं ठीक है चलता हूँ। हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है भैया, तो चलता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, क्लास अच्छी लगी, एक बार सब लोग बताएंगे क्लास अच्छी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं, यहाँ नोट बनाइए, विनायक 2.0 से बना रखा है तो उसमें ऐड करते चली जाइए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।